लास्ट वीडियो में इंटरसेक्शन एंगल ऑफ टू स्फीयर्स की बात हुई थी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी की बात किए हुए थे और उसके बाद जो अगला वीडियो और अपलोड किए हुए थे उसी से जुड़ा हुआ, जिसमें कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी से जुड़े हुए सवाल लगाए गए थे। आई थिंक शायद 3 सवाल हुए थे, याद नहीं है, देख लेना उस वीडियो में। उसके बाद अब जो नया वीडियो आज वाला है इसमें हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट के डिस्कशन करने चल रहे हैं जिसका ऑलरेडी जब ऑफलाइन मोड में क्लास चल रही थी, या ये कहें जब हम स्फीयर की शुरुआत किए हुए थे, तो उसी स्फीयर की शुरुआत में ही हमने इनकी चर्चा कर ली थी। लेकिन चूंकि ऑफलाइन मोड की क्लास हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक, उसके बाद बीच में गैपिंग भी आई है काफ़ी ज़्यादा, तो निश्चित तौर पर भूल चुके होगे तुम सारे लोग, तो उसे हम यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। और तुम लोगों को भी ये चीज़ कॉपी में यहीं पर लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जब हम इसकी चर्चा किए थे तो वहाँ पर केवल और केवल हम टॉपिक बोल दे रहे हैं, पावर ऑफ पॉइंट हुआ था कि अगर कोई स्फीयर दिया गया है S1 = 0, हमने वहाँ पर, याद है हमको, वहाँ पर लिखा गया था f(x, y, z) = 0। वहाँ पर हमने कहा हुआ था कि अगर स्फीयर का इक्वेशन दिया गया है f ऑफ यानी फंक्शन ऑफ x, y, z = 0 और एक पॉइंट दिया गया है अल्फ़ा, बीटा, गामा, तो कोई अगर मांगे कि पॉइंट अल्फ़ा, बीटा, गामा का पावर इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो कुछ करना नहीं होता था, सिर्फ x की जगह पर अल्फ़ा, y की जगह पर बीटा, z की जगह पर गामा लिख के एक कांस्टेंट मिल जाता था। कांस्टेंट आता था f ऑफ अल्फ़ा, बीटा, गामा, और यही कांस्टेंट इस पॉइंट अल्फ़ा, बीटा, गामा का पावर कहलाता था विद रिस्पेक्ट टू गिवन स्फीयर। दिस पावर ऑफ पॉइंट था वो, ठीक। लेकिन फिर भी यहाँ पर अब हम पावर ऑफ, चूँकि वहाँ पर हमने सिर्फ पावर ऑफ पॉइंट लिखा था, रेडिकल प्लेन बता दिया था और दोनों बताए हुए थे, इसके न्यूमेरिकल शायद मेरे ख्याल से नहीं हुए थे वहाँ पर। आज हम पावर ऑफ पॉइंट बताएंगे, पावर ऑफ पॉइंट के बाद फिर रेडिकल प्लेन बताएंगे, और रेडिकल प्लेन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, उन दोनों प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर रेडिकल एक्सेस की भी चर्चा करनी ज़रूरी हो जाएगी। इसीलिए कह सकते हैं हम इस टॉपिक को दोबारा रिपीट कर रहे हैं और लिखना तुम लोगों को पड़ेगा। अब अगर कोई नहीं लिखता है तो निश्चित तौर पर बेईमानी है, बेईमानी तुम लोग अपने जिम्मे अपनी खोपड़ी पर लेकर के ढूंढ। मान करके चलो, भले तुम लोगों के लिए एग्ज़ाम ऑप्शनल हो, लेकिन सीखना तुम लोगों को पूरा पड़ेगा, कम से कम हमसे तो पूरा पड़ेगा, ये तुम लोग मान करके चलो। इसलिए हेडिंग डालो ना, पावर ऑफ अ पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट। जितना इधर पढ़े रहोगे, ये मान करके चलो, इधर अगर तुमने न्यूमेरिकल से खेलना सीख लिया तो सेकेंड ईयर की आसानी होगी, और सेकेंड ईयर की आसानी के लिए फर्स्ट ईयर में मुश्किलें तो लेनी पड़ेंगी, ठीक। यहाँ पर हमने कहा हुआ था, हम वापस इसे दोहरा रहे हैं, उस वक्त भी हमने बताया था, फिर हम याद दिला रहे हैं। अगर हमको कोई स्फीयर दिया गया है और एक पॉइंट दिया गया है कैपिटल A, ठीक, इस पॉइंट से हम किसी भी डायरेक्शन में अगर एक लाइन खींचें जो इस स्फीयर को 2 पॉइंट पर काट रही है, पहला पॉइंट है कैपिटल P और दूसरा पॉइंट है कैपिटल Q, तो हमको 2 डिस्टेंस टोटल मिलती हैं। पहली डिस्टेंस हमको मिलती है AP, ये A से लेकर के P तक की दूरी, और दूसरी डिस्टेंस हमको मिलती है A से लेकर के Q तक की दूरी। तो ये जो AP और AQ आया है, इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, AP × AQ = कांस्टेंट, और यही जो नंबर कांस्टेंट होता है यही कहलाता है पावर ऑफ अ पॉइंट कैपिटल A विद रिस्पेक्ट टू गिवन स्फीयर S = 0। हम इसे लिख रहे हैं, लिखना, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन, डिफिनीशन है इसकी, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन, जो लोग ये सोचेंगे कि वहाँ लिखे हैं, वहाँ से जा करके देख लेंगे, यहाँ नहीं दिखेंगे, तो निश्चित तौर पर मान करके चलना, दोबारा नहीं लिखोगे तो बार बार पन्ने ही पलट करके देखोगे, और न्यूमेरिकल हम यहाँ करेंगे तो तुम पन्ने 4 हाथ पीछे के नहीं पलटने वाले हो, ठीक। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन if a straight line in any direction, in any direction, ठीक, and through a given point capital A, and through a given point capital A through a given point capital A, ठीक, meets
the sphere meets the sphere in capital P and capital Q, then AP into AQ is constant. कहा जा रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई सीधी रेखा इन एनी डायरेक्शन, जो किसी भी डायरेक्शन में खींची जाती है, एंड थ्रू अ गिवन पॉइंट कैपिटल ए, और किसी दिए गए पॉइंट कैपिटल ए से होकर के पास होती है, ये रहा, ठीक, कोई पॉइंट कैपिटल ए यहाँ पर हमें दिया गया है, ठीक, अगर कोई लाइन, ठीक, जो किसी भी डायरेक्शन में खींची जाती है और पॉइंट कैपिटल ए से पास होती है और इसके साथ साथ एंड मीट्स द स्फीयर इन कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू, और स्फीयर से दो पॉइंट पी पर और क्यू पर जा करके मिलती है, देन तब ऐसे केस में ए पी एंड इंटू ए क्यू इज कॉन्स्टेंट एंड इज सेड, और यही कांस्टेंट कहा जाता है, एंड इज said to be the power of a point, said to be the power of a point कैपिटल A, ठीक, यहीं पर लिख देना AP इंटू AQ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है कैपिटल Q, ठीक। छोटा सा फिगर बनाना चाहो तो बना लो, काफ़ी गंदा लिखे हुए हैं लेकिन अभी ऐसे ट्राई करो। ये तो इसकी जनरल डिफिनीशन हुई जो ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है। अब एक वो डिफिनीशन है जिसके साथ हम न्यूमेरिकली काम करते हैं। तो न्यूमेरिकली वाली डिफिनीशन वही है कि अगर आपको स्फेयर का इक्वेशन दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई जेड बराबर 0, कुछ ना करो, बराबर 0 हटाओ, जिस पॉइंट का पावर निकालना है उसी पॉइंट को उठा करके स्फेयर के राइट हैंड साइड वाले पार्ट में रख दो, जो कांस्टेंट आएगा वही कांस्टेंट उस पॉइंट अल्फा बीटा गामा की पावर होगी। और अथवा करके उसे भी हम लिख दे रहे हैं यहीं पर, लिखना, और अथवा द क्वांटिटी f of alpha beta gamma is called the power of the point alpha beta gamma with respect to a sphere जिसका इक्वेशन दिया जाता है f ऑफ x y z इक्वल टू 0। सिंपल सा काम, स्फेयर का इक्वेशन दिया गया है, बराबर 0 को हटाओ, जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट आया हुआ है उसी लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट में x y z की जगह पर अल्फा बीटा और गामा पुट कर दो, जो कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी वही इस पॉइंट अल्फा बीटा गामा का पावर कहलाएगी। इसे वहाँ पर हम लोगों ने निकाल करके भी देखा हुआ था, ठीक। अब इसके बाद हेडिंग डाल देना द रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फेयर। हेडिंग है द रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फेयर्स। द रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फेयर्स, अगर आपको दो स्फेयर्स दिए जाते हैं तो उनका जो रेडिकल प्लेन निकालना होगा वो रेडिकल प्लेन क्या होता है, इसको भी हम लोगों ने वहाँ पर चर्चा कर ली थी, लेकिन हम यहाँ पर फिर से बोल रहे हैं, ठीक। ध्यान रखना, फिगर मत बनाना, अभी सिर्फ देखो। अगर हमको कोई दो स्फेयर दिए जाते हैं, ये पहला स्फेयर है और ये दूसरा स्फेयर है, दो स्फेयर हमें दिए गए
और एक पॉइंट दिया गया जिस पॉइंट की पावर, मान लो ये पॉइंट है अल्फ़ा बीटा गामा, और ये पॉइंट ऐसा है कि इसकी पावर पहले स्फीयर, हम पहला स्फीयर लिख रहे हैं f1 ऑफ x y z बराबर 0, दूसरा स्फीयर हम लिख रहे हैं f2 ऑफ x y z बराबर 0, दो स्फीयर दिए गए हैं। इस पॉइंट की पहले स्फीयर के रिस्पेक्ट में पावर f1 ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा, दूसरे स्फीयर के रिस्पेक्ट में पावर होगी f2 ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा। हम कह रहे हैं कि अगर ये जो पॉइंट दिया गया है इसकी पावर दोनों ही स्फीयर के रिस्पेक्ट में एक बराबर आ जाए, मतलब पावर ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्फीयर इज इक्वल टू पावर ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा विद रिस्पेक्ट टू सेकंड स्फीयर। अगर ऐसा होता है तो अल्फ़ा बीटा गामा का जो लोकस होगा, यही लोकस हमारा दोनों स्फीयर के लिए रेडिकल प्लेन का काम करेगा। वापस दोहरा रहे हैं, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिस पॉइंट की पावर दो दिए गए स्फीयर के लिए आपस में एक बराबर होती है, तो ऐसे केस में उस पॉइंट का लोकस ही दोनों स्फीयर के लिए रेडिकल प्लेन का काम करता है। ठीक, शुरुआत करते हैं लिखने की। लिखना, इट इज द लोकस ऑफ, it is the locus, it is the locus of a point, it is the locus of a point whose powers, whose powers with respect to the two spheres are equal, इट इज़ द लोकस, ये बिंदुपथ होता है या ये रास्ता होता है। ठीक, इट इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट, उस पॉइंट का लोकस होता है हुज पावर, जिसकी पावर विद रिस्पेक्ट टू द टू स्फीयर, दो दिए गए स्फीयर के रिस्पेक्ट में हमेशा कैसी होती है, एक बराबर बनी रहती है। ठीक, इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन हेडिंग है। हालांकि ये सारी चर्चा वहाँ पर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, हम बार बार दोहरा रहे हैं। यहाँ हम रेडिकल एक्सेस की बात करने जा रहे हैं जो हमने वहाँ पर नहीं की थी, और रेडिकल एक्सेस तब तक समझ में नहीं आ सकता है जब तक रेडिकल प्लेन ना क्लियर हो, इसलिए हम दोबारा इसकी चर्चा कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन, रेडिकल प्लेन, हाँ यहाँ हम डेरिवेशन नहीं कराएंगे रेडिकल प्लेन का, क्योंकि डेरिवेशन हमने पुराने में करा चुके हैं। हमको सिर्फ याद दिलाना है कि पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, रेडिकल प्लेन क्या होता है, रेडिकल प्लेन का इक्वेशन किस तरीके से निकाला जाता है, बस एक एम मेरा यही है इसका। इसीलिए हम यहाँ पर डेरिवेशन नहीं दे रहे हैं। डेरिवेशन बहुत सिंपल सा है। डेरिवेशन करने के लिए कुछ नहीं, जनरल पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा लेंगे, पहला स्फीयर जनरल मानेंगे। हम एक खाका खींच करके हल्का सा दिखा दे रहे हैं। पहला स्फीयर हम मानते थे S1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 u1x प्लस 2 v1y प्लस 2 w1z प्लस d1 बराबर 0। ये पहला स्फीयर होता था। दूसरा स्फीयर हमारा होता था S2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 u2x प्लस 2 v2y प्लस 2 w2z प्लस d2 इक्वल टू 0। दो स्पेयर होते थे। जनरल पॉइंट हम लेते थे अल्फ़ा बीटा गामा, और हम शर्त थोप देते थे। शर्त ये होती थी कि इस पॉइंट की पावर दोनों स्पेयर के रिस्पेक्ट में बराबर होगी। तो पावर निकालने के लिए हमने कहा था ये बराबर 0 गायब किया जाए। ठीक, 0 के गायब होते ही एक्स वाई जेड की जगह पर अल्फ़ा बीटा गामा रख दो। पहले स्फीयर के रिस्पेक्ट में पावर मिल गई, अल्फ़ा बीटा गामा रख दो, दूसरे स्फीयर के रिस्पेक्ट में पावर मिल गई। तो हुआ क्या, ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 2u अल्फ़ा 2v1 बीटा 2w1 गामा, और उधर से हो गया d1। ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 2u2 अल्फ़ा 2v2 बीटा 2w2 गामा।
और हम कहते थे दोनों ही पावर आपस में कैसी है, एक बराबर, तो दिस इक्वल टू दिस, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर से गामा स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। सबको एक तरफ ट्रांसफर करो, हमारे पास बनेगा 2u1 अल्फा माइनस 2u2 अल्फा, यानी 2u1 माइनस u2 अल्फा प्लस 2v1 माइनस v2 बीटा प्लस 2w1 माइनस w2 गामा प्लस d1 माइनस d2 इक्वल टू 0। ये अल्फ़ा बीटा गामा में हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। तो जब अल्फ़ा बीटा गामा का लोकस निकालना होता था तो हम कुछ नहीं करते थे, सिंपल। अब इतना आने के बाद जहाँ अल्फ़ा है उस अल्फ़ा की जगह पर x, बीटा की जगह पर y और गामा की जगह पर z सब्सटीट्यूट कर देते थे और हमें लोकस मिल जाता था। और यही लोकस हमारा रेडिकल प्लेन कहलाता था। तो रेडिकल प्लेन का इक्वेशन क्या आता था, 2u1 माइनस u2 x प्लस 2v1 माइनस v2 y प्लस 2w1 माइनस w2 z प्लस d1 माइनस d2 इक्वल टू 0। ये रेडिकल प्लेन का समीकरण आता था। और ये रेडिकल प्लेन का समीकरण हम लोग सीधे निकाल सकते हैं केवल और केवल s1 माइनस s2 बराबर 0, मतलब दोनों स्फेयर को एक दूसरे से घटा दो, दोनों स्फेयर एक दूसरे से घटेंगे, ऑलरेडी ये रेडिकल प्लेन का इक्वेशन आएगा। डेरिवेशन का रफली खाका हम खींच करके दिखा दिए हैं, अब हम सीधे लिखने चल रहे हैं। ऑलरेडी पहले डेरिवेशन हो चुका है इसका। ठीक, शुरुआत करते हैं लिखने की। लिखना, फॉर स्फेयर s1 इज इक्वल टू 0 एंड s2 इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन, इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन इज s1 माइनस s2 बराबर 0। ये रेडिकल प्लेन का इक्वेशन होता था। पहला स्फेयर s1 बराबर 0, दूसरा स्फेयर s2 बराबर 0। हम वापस दोहरा रहे हैं, सिर्फ एक काम करना है, दोनों स्फेयर के समीकरण को एक दूसरे से घटा के बराबर कर दो 0। ठीक, जो आएगा वो रेडिकल प्लेन का समीकरण होगा दोनों स्फेयर के रिस्पेक्ट में। दैट इज अर्थात इफ, अगर पहला स्फेयर है s1 इज इक्विवेलेंट टू, हम पहला स्फेयर लिख रहे हैं समेशन एक्स स्क्वायर, मतलब 3 टर्म खुलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड s2 इज इक्विवेलेंट टू समेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 इक्वल टू 0। अगर ये दो स्फेयर दिए गए हैं तो जो हमारा रेडिकल प्लेन होगा, देन रेडिकल प्लेन इज तब हमारा रेडिकल प्लेन होगा केवल s1 माइनस s2 बराबर 0 करना। ये पूरी क्वांटिटी एक दूसरे से कैंसिल आउट होगी, जो बचेगा वो देखना, 2u1x माइनस 2u2x, 2 कॉमन करो, x कॉमन करो, तो 2u1 माइनस u2x प्लस 2v1 माइनस v2y प्लस 2w1 माइनस w2z प्लस d1 माइनस d2 बराबर 0। अभी हम रेडिकल प्लेन का एक फिगर खींच करके दिखाएंगे, लेकिन इसीलिए हम फिगर रोक करके रखे हैं जिससे ये पता चल जाए कि रेडिकल प्लेन क्या टेंजेंट प्लेन हो सकता है, या रेडिकल प्लेन क्या कभी टेंजेंट प्लेन नहीं होगा, या रेडिकल प्लेन होगा तो रेडिकल प्लेन के साथ प्रॉपर्टी क्या लगेगी कि वो कहाँ से हो करके गुजरेगा। वो बातें हम रोक के रखें, इसीलिए अभी हम रेडिकल प्लेन का कोई फिगर नहीं बना रहे हैं। और यहाँ इसको दोहराने का मतलब भी यही है, क्योंकि वहाँ शुरुआत में इसको बहुत हल्के में, चूँकि 45 मिनट की क्लास में कुछ हो सकता नहीं है, इसलिए वहाँ पर इसको रफली ही निकाले हुए थे। लेकिन अब हम इसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं ढंग से। नोट कर ले इसे फटाफट, पहले जिनका हो गया है वो हेडिंग डाल देंगे, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल प्लेन। दो बड़ी खास प्रॉपर्टी होती है, यही दो प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में, या कह सकते हैं हमारे पेपर पर
रेडिकल प्लेन का एक खाका खींच देती हैं कि रेडिकल प्लेन कहाँ से गुजरेगा या कैसे, उसके बारे में हम क्या सोच सकते हैं। चलो हेडिंग डालते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल प्लेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल प्लेन। सबसे पहली प्रॉपर्टी, पहला, द रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स द रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स the radical plane of two spheres is perpendicular to the line। दो स्फीयर का जो रेडिकल प्लेन होता है वो उस लाइन के परपेंडिकुलर होता है, जो लाइन दोनों स्फीयर के सेंटर को आपस में ज्वाइंट कर रही होती है। इस परपेंडिकुलर टू द line joining their centers, अच्छा, अभी इससे कोई बहुत जल्दी ना रिजल्ट मत निकाल लेना कि मतलब तुमने सोच लिया कि बस दो स्फीयर हम खींच देंगे, ये पहला स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, ये इनके सेंटर को, तो ये रेडिकल प्लेन होगा। ना ना ना, अभी बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई खाका अपने दिमाग में मत खींचना, क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टी छिपी हुई है। दूसरी प्रॉपर्टी हम बोल दे रहे हैं अभी से। दूसरी प्रॉपर्टी कहेगी कि रेडिकल प्लेन हमेशा जब भी गुजरेगा वो दोनों स्फीयर के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर के गुजरेगा। फिर से वापस सुनना, जो कह रहे हैं उस बात पे ध्यान देना। रेडिकल प्लेन जो भी होगा वो दोनों ही स्फीयर के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर के गुजरता है, और जब इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर के गुजरेगा तो इसका मतलब अब हम कह सकते हैं हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन रेडिकल प्लेन टेंजेंट प्लेन भी बन सकता है। जिस दिन मेरे दोनों स्फीयर एक दूसरे को टच करते हुए जाएंगे, उस दिन इनके लिए जो रेडिकल प्लेन होगा वो दोनों ही स्फीयर के लिए टेंजेंट प्लेन का काम कर रहा होगा। यानी रेडिकल प्लेन टेंजेंट प्लेन हो सकता है। लेकिन सबसे पहले इस पहली वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। द रेडिकल प्लेन्स ऑफ टू स्फीयर्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। प्रूफ कैसे करेंगे वो देखना। सबसे पहला हम काम करते हैं, ऑलरेडी अभी पुराना देखना, दोनों स्फीयर हमने वहाँ पर लिखे हुए थे। ठीक, हम यहाँ पर रफली वैसे इसका प्रूफ दिखा रहे हैं। प्रूफ देखना, पहला स्फीयर हम यहाँ पर बना रहे हैं। अच्छा, दो स्फीयर एक दूसरे को एक सर्किल पर काटते हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पर एक सर्किल पहले बना लेते हैं। ठीक, और ये अगला स्फीयर जो इसको कट कर रहा है उस स्फीयर को हम बना रहे हैं। थोड़ा सा फिगर ये गड़बड़ हो रहा है। ये दो स्फीयर हैं, दोनों स्फीयर, ये स्फीयर इस स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो एक सर्किल बन करके आ रहा है। ठीक, अब ये पहले स्फीयर का सेंटर हम कह रहे हैं, ये दूसरे स्फीयर का सेंटर है, और दोनों स्फीयर का सेंटर ये आया, ये लाइन इनको ज्वाइंट करती है। ठीक, तो दोनों ही स्फीयर के सेंटर परपेंडिकुलर, या रुको ये फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इस फिगर को हम सही सलामत बना दे रहे हैं। इसे बनाने के लिए चल पहले ये पहला स्फीयर, ठीक, इसको जो कट करेगा वो हम दूसरा स्फीयर बना रहे हैं। ये दूसरा स्फीयर जो इसे कट कर रहा है,
और हमें पता है दो स्फीयर एक दूसरे को एक सर्किल पर कट करते हैं, तो जहाँ ये कट करा हम अंदर में एक सर्किल बना दे रहे हैं। मान लो ये एक सर्किल है, हाइपोथेटिकली है, हालांकि फिगर ये भी ज़्यादा सही नहीं है, दिक्कत यही है 3D का फिगर है। चलो ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक। दोनों स्फीयर एक दूसरे को कट किए, जो सर्किल आएगी वो यही इतने एरिया में ये सर्किल निकल करके आएगी, ठीक। अब जो प्लेन होगा वो प्लेन, ये पहले स्फीयर का सेंटर, ये दूसरे स्फीयर का सेंटर, और प्रॉपर्टी कहती है कि जो रेडिकल प्लेन होगा वो सेंटर को मिलाने वाली इस लाइन के हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये डॉटेड बना रहे हैं इसको, ट्रांसपेरेंट है ये, ठीक। ये इस लाइन के हमेशा कैसा बना रहेगा, परपेंडिकुलर। अच्छा, ये पहला स्फीयर है S1 बराबर 0, तो हम पहले स्फीयर का सेंटर ले सकते हैं -U1 -V1 -W1। सुन करके लिखना, पहले स्फीयर का सेंटर है -U1 -V1 -W1, तो दूसरे स्फीयर का जो सेंटर होगा ये होगा -U2 -V2 -W2, ये दूसरे स्फीयर का सेंटर हुआ, ठीक। इसको हम कह रहे हैं C1, इसको कह रहे हैं C2। सोच करके जवाब देना। अगर हम लाइन C2 C1 या C1 C2 के DRs मांगे तो लाइन C1 C2 के DRs हम लिख सकते हैं, यानी DRs होंगे DRs ऑफ C1 C2, देखना -U2 यहाँ लिख रहे हैं, -U2 -U1 दैट इज इक्वल टू U1 -U2, तो इसके DRs आए U1 -U2। इसी तरह -V2 -V1 दैट इज इक्वल टू V1 -V2 और W1 -W2। ये इस लाइन के DRs आते हैं। कौन सी लाइन, जो सेंटर को, दोनों सेंटर को मिला रही है, C1 C2, सेंटर को मिलाने वाली लाइन के DRs मिल चुके हैं। अब हम कहते हैं कि अगर इफ स्फीयर्स आर, अगर हमारे स्फीयर्स थे x² समेशन x² +2 U1x +2 V1y +2 W1z +D1 बराबर 0, एंड अगला जो स्फीयर हमारा था वो था समेशन x² +2 U2x +2 V2y +2 W2z +D2 बराबर 0। जहाँ फ्लैश आएगा वहाँ पर सुन करके लिखना। तो इसका मतलब ये हुआ, देन रेडिकल प्लेन इज, तब रेडिकल प्लेन कौन होगा, अभी हम लोग निकाल चुके हैं। रेडिकल प्लेन होगा 2 × U1 U2x +2 × V1 V2 y +2 × W1 W2 z प्लस D1 D2 बराबर 0। निगाह दौड़ाओ और इस रेडिकल प्लेन के DRs देखो, नॉर्मल के DRs, ये सामने रेडिकल प्लेन है, x y z के कोफिशिएंट नॉर्मल के DRs होते हैं, तो नॉर्मल का DRs कितना आया, U1 U2 V1 V2 W1 W2। और ज़रा देखो लाइन C1 C2 के DRs कितने हैं, U1 U2 V1 V2 W1 W2। इसका मतलब ये हुआ कि इस दिए गए प्लेन का नॉर्मल और लाइन C1 C2 एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि यही लाइन C1 C2 हमारे दिए गए इस रेडिकल प्लेन के लिए नॉर्मल का काम करता है, और अगर ये नॉर्मल का काम करता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेडिकल प्लेन इस लाइन C1 C2 के कैसा है, परपेंडिकुलर है। मतलब केवल DRs देख करके ये पता चलता है कि प्लेन का नॉर्मल्स और लाइन C1 C2 दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो प्लेन का नॉर्मल रेडिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब लाइन C1 C2 भी इस रेडिकल प्लेन के कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। तय हो चुका है कि दो स्फीयर S1 बराबर 0 S2 बराबर 0 का जो रेडिकल प्लेन होता है वो सेंटर को मिलाने वाली लाइन के हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। लिखना इसी बात को। अब
दिस इम्प्लाइज दैट, इसके बाद लिखना, दिस इम्प्लाइज दैट डी आर्स ऑफ नॉर्मल आर u1 माइनस u2 कॉमा v1 माइनस v2 कॉमा w1 माइनस w2, ठीक। एंड डी आर्स ऑफ c1 c2 या विच इज़ द सेम, अब तो फिगर बना ही दिए हैं, विच इज़ द सेम एज डी आर्स ऑफ c1 c2, जहाँ c1 पहले स्क्वायर का सेंटर है, c2 दूसरे स्क्वायर का सेंटर है, यानी दोनों ही तरफ डी आर्स कैसे हो गए, एक बराबर हो गए। इम्प्लाइज दैट नॉर्मल ऑफ रेडिकल प्लेन पैरेलल टू c1 c2, रेडिकल प्लेन का नॉर्मल c1 c2 के कैसा होगा, पैरेलल होगा। इम्प्लाइज दैट रेडिकल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू c1 c2, सेंटर को मिलाने वाली लाइन के हमेशा रेडिकल प्लेन कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी की बात आती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो रेडिकल प्लेन होगा वो दोनों ही स्फीयर के कटान बिंदु से होकर के जाएगा, यानी कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर के जाएगा, ठीक। उसे भी देखते हैं, इतना पहले नोट कर लो फटाफट। काम सब लोग कॉपी में अपनी अपनी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि अगर नहीं कंप्लीट करोगे मान लो फिर तुम लोग अपने ही साथ धोखा कर रहे हो और कुछ नहीं। अभी हमें अलजेब्रा शुरू करना है। अलजेब्रा में हम सोचे हुए हैं हम वापस साइक्लिक ग्रुप से फिर से शुरू करेंगे, पूरा वीडियो देंगे साइक्लिक ग्रुप से, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप ही वो लास्ट आर्टिकल था जो चल रहा था, इसलिए वहाँ पर दिक्कत है। निश्चित तौर पर वो भूला भी होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखना। दूसरी प्रॉपर्टी है द रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स the radical plane of two spheres passes through गुजरता है passes through their point of intersection passes through their point of intersection ठीक। द रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स, दो स्फीयर्स का रेडिकल प्लेन गुजरता है पासेस थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उनके कटान बिंदु से होकर के जाता है, ठीक। फिगर हम वापस दिखा रहे हैं इसका। अगर हमें दिया गया है कि ये मेरा पहला स्फीयर है और ये मेरा दूसरा स्फीयर है जो इसको कट करता है, तो अब दो प्रॉपर्टीज़ मेरे सामने आ चुकी हैं। पहली प्रॉपर्टी की ये है कि जो भी रेडिकल प्लेन होगा वो सेंटर को मिलाने वाली इस लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर बना रहेगा, एक बात। और दूसरी बात, ये जो दोनों कटान बिंदु आए हैं इन कटान बिंदु से होकर के जाएगा। ये रहा, ठीक। अव्वल एक तो इसके परपेंडिकुलर है और दूसरा है इस कटान बिंदु को अपने ही ऊपर ये प्लेन रखा हुआ है। ये है S1 माइनस S2 बराबर 0, ये पहला हो गया S1 बराबर 0, ये दूसरा हो गया S2 बराबर 0। दिमाग दौड़ाओ, इसको हम एक लाइन में प्रूफ कर सकते हैं। अगर S1 बराबर 0 पहला स्फीयर है, S2 बराबर 0 दूसरा स्फीयर है, तो S1 माइनस S2 वो हिस्सा है, ठीक, जो दोनों स्फीयर के इंटरसेक्शन से बना है। इसका मतलब
ये जो कॉमन एरिया आया, इस कॉमन एरिया में जो भी पॉइंट होगा वो पहले वाले स्फीयर को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरे वाले स्फीयर को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये कॉमन एरिया दोनों का, ये प्लेन ही तो ये कॉमन एरिया आया, इंटरसेक्शन वाला हिस्सा, तो इसका मतलब वो पॉइंट S1 - S2 को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो जितने इंटरसेक्शन पॉइंट आए वो सब इसी दिए गए प्लेन S1 - S2 के ऊपर क्या कर गए, लाई कर गए। तुरंत इसका प्रूफ दे रहे हैं। लिखना फॉर S1 बराबर 0, for S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0, radical plane is S1 - S2 बराबर 0। स्फीयर S1 बराबर 0 और S2 बराबर 0 के लिए जो रेडिकल प्लेन होगा वो होगा S1 - S2 बराबर 0। क्लियरली, स्पष्टता, clearly the points which satisfy clearly the point which satisfy both S1 equal to 0 and S2 is equal to 0 also satisfy S1 - S2 बराबर 0। स्पष्ट है, जो पॉइंट स्फीयर S1 बराबर 0 को सेटिस्फाई करेगा, S2 बराबर 0 को सेटिस्फाई करेगा, वो इनके सारे इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरने वाले इस रेडिकल प्लेन S1 - S2 बराबर 0 को भी सेटिस्फाई करेगा। इसलिए S1 - S2 यानी रेडिकल प्लेन S1 - S2 इक्वल टू 0 पासेस थ्रू, गुजरता है, passes through the common point of intersection, the common point of intersection of S1 equal to 0 and S2 equal to 0। ये साबित हो गया कि जो हमारा रेडिकल प्लेन होता है वो हमारे दिए गए दोनों स्फीयर के कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर के जाता है। ये दो प्रॉपर्टी नोट कर ले। इसके बाद फिर जो अगला वीडियो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे रेडिकल एक्सेस की, कि रेडिकल एक्सेस क्या होती है। ठीक, लेकिन अभी इतना ही। इसमें हम रेडिकल एक्सेस नहीं ऐड कर रहे हैं, रीज़न है पहले इस चीज़ को अच्छे से समझो, उसके बाद रेडिकल एक्सेस की बात करेंगे कि रेडिकल एक्सेस क्या होगा।